नमस्कार दोस्तों। मेरे हाथों में राम मंदिर चोरी कांड की जांच के लिए बनी एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के कुछ पन्ने हैं। इन पन्नों को पढ़कर मैं हैरान हूं कि योगी राज के 3 बड़े अफसरों की एसआईटी को मंदिर चोरी कांड में बस इतना ही क्यों दिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से गठित जिस एसआईटी में एक कमिश्नर यानी सीनियर आईएएस अफसर, एक आईजी यानी सीनियर आईपीएस अफसर और वित्त विभाग के एक प्रमुख सचिव जैसे अधिकारी हों, उन्हें जांच करते वक्त वो सब क्यों नहीं दिखा जो किसी को भी दिख सकता और दिख रहा है, बशर्ते कि वह किसी ऊपरी दबाव में न हो और दृष्टि बाधित न हो। अयोध्या में 7 दिनों तक चली जांच के बाद राज्य के एसीएस होम को सौंपी गई इस रिपोर्ट में ऐसा क्या नहीं है जो होना चाहिए था? किसके नाम हैं और किसके नहीं है? मंदिर चोरी कांड की जांच में जिनके नाम होने चाहिए उनके नाम क्यों नहीं है? तमाम न्यूज चैनल्स आपको बताएंगे और बता रहे हैं कि एसआईटी की यह रिपोर्ट कैसे चोरी कांड से पर्दा उठा रही है, लेकिन मैं बताऊंगा कि एसआईटी की यह रिपोर्ट कहां पर्दा डाल रही है। क्या बताने से इस रिपोर्ट में परहेज किया गया है? इस रिपोर्ट के हिस्से को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि एसआईटी की जांच में भी इतना बड़ा खेल चल रहा है। आखिर किसे बचाने के लिए? 8 चोर पकड़े गए, लेकिन उनके सबसे बड़े पालनहार का जिक्र ही नहीं है। क्यों? ऐसे होगा दूध का दूध और पानी का पानी। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर अंतरिम रिपोर्ट ऐसी है तो फाइनल रिपोर्ट से हम क्या ही उम्मीद करें? मुझे तो इस रिपोर्ट के आखिरी पन्ने को पढ़ते हुए और आखिरी पन्ने पर एसआईटी टीम के दस्तखत को देखते हुए सोचने को मजबूर होना पड़ा है कि इतने बड़े अधिकारियों ने आखिर सच को पूरी तरह से सामने लाने से गुरेज क्यों किया? किसके दबाव में ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई? इन पन्नों को 2-3 बार पढ़ने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन 3 सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने से पहले कह दिया गया हो कि देखिए रिपोर्ट तो बना दीजिए, लेकिन चंपत राय का कहीं डायरेक्ट नाम नहीं लिखिएगा, वरना कोई वजह नहीं है कि चंपत राय का नाम पूरी रिपोर्ट में कहीं नहीं है। चोरी का पूरा विवरण है, लेकिन चोरों के जो सबसे सरपरस्त माने जा रहे हैं या जिनकी जानकारी में चोरी हो रही थी, उनका कहीं नाम नहीं है। मैं मानता हूं कि एसआईटी के तीनों अधिकारी काफी योग्य हैं, लेकिन इसे पढ़कर तो ऐसा ही लगता है कि उनकी कुछ सीमाएं खींच दी गई थी। अब हम सब फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को आखिर तक देखिए और समझिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। एसआईटी रिपोर्ट के कुछ पन्ने, 9 पन्ने, कल अयोध्या में हुई ट्रस्ट की बैठक के बाद जो प्रेस नोट जारी हुई उसके साथ ये जारी किए गए पन्ने, एसआईटी की अंतरिम जांच के 9 पन्ने चोरी कांड पर जितने जवाब देता है उससे ज्यादा सवाल पैदा करता है। तो मैं चाहूंगा 9 पन्ने की रिपोर्ट के कुछ खास खास पैराग्राफ आपको सुनाओ, गौर से सुनिए। पहले मैं पेज नंबर 5 पर आता हूं। अलग अलग जगह मैंने मार्किंग की है। पेज नंबर 5 में एक ऑब्जर्वेशन है कि क्या हुआ और कैसे चोरी हुई, क्या खामी रही। जांच से स्पष्ट हुआ कि चोरी निम्नलिखित सुरक्षा उपायों के अनुपालन न करने के कारण संभव हुई। अब सुनिए क्या। प्रवेश पर निर्गमन और तलाशी फ्रिस्किंग नहीं की गई। कितनी बड़ी बात है, तलाशी और फ्रिस्किंग नहीं की गई। हर आदमी की तलाशी होती है, मैं भी जा चुका मां को लेकर, मोबाइल तक बाहर रखवा लिए जाते हैं, लेकिन इनकी तलाशी और फ्रिस्किंग नहीं हो रही थी जो काउंटिंग रूम तक जा रहे थे। निर्धारित जेब रहित वेशभूषा का प्रतिबंध लागू नहीं किया गया। निजी वस्तुएं साथ रखने पर प्रतिबंध लागू नहीं किया गया। ये सब प्रतिबंधित था, नहीं किया गया। कौन नहीं कर रहा था, आगे आते हैं। हुंडीवार गणना नहीं की गई। विभिन्न हुंडियों की राशि मिश्रित की गई, अलग अलग जहां दान पात्र थे। मूल्य वर्गवार अभिलेख, वाउचर और प्रमाण पत्र तैयार नहीं किए गए। मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रभावी रूप से लागू नहीं की गई, जो कर्मचारी जा रहे थे। गणना कक्ष में खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों का प्रतिबंध का पालन नहीं हुआ। सोचिए जरा, सोचिए क्या सब हो रहा था हुआ ये एसआईटी की रिपोर्ट में, लेकिन क्या नहीं है। सीसीटीवी निगरानी का उपयोग निवारक उपाय के रूप में नहीं किया गया। ये 9 पॉइंट हैं जो एसआईटी के मुताबिक कि ये सब नहीं हुआ इसलिए चोरी हुई। लेकिन इन सब की जिम्मेदारी किसकी थी? ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर चंपत राय की। 9 पन्ने में चंपत राय का नाम चंपत है, मतलब जिनके नेतृत्व में मंदिर में चोरी होती रही, चंपत राय के नेतृत्व में उनका नाम चंपत है। और कुछ हिस्से चौंकाने वाले, जैसे पहले पेज पर है कि जांचोपरांत प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रकाश में आया कि गणना प्रक्रिया में सेवारत कुछ कर्मियों द्वारा भेंट चढ़ावा धनराशि की चोरी गबन की गई और निर्धारित सुरक्षा उपायों के पालन में उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा, गौर कीजिएगा, उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा, मतलब जो अकाउंटेबल हैं, जो ट्रस्टी, जो ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर चंपत राय ही हैं, के नाम नहीं है, के द्वारा गंभीर पर्यवेक्षणीय चूकें की गई, मतलब निगरानी नहीं की गई, जिससे आपराधिक कृत्य करने का दुस्साहस उन कर्मियों
द्वारा किया गया। किसकी जिम्मेदारी थी? कौन निगरानी करता? चंपत राय। उनकी तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं बनाई गई, जो आपने सुन लिया, इसकी वजह से चोरी होती रही। ये एसआईटी जांच में है। मतलब सब कुछ लिख रहे हैं, खाली उस शख्स का नाम नहीं लिख रहे हैं जो वहां का सबसे बड़ा व्यवस्थापक था। पूरी व्यवस्था जिसके जिम्मे थी, पूरी व्यवस्था में चूक थी, छेद था, लापरवाही थी, नजरअंदाज किया गया, जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार इसी में है। जांच में पाया गया कि प्रारंभिक चरण में ही गंभीर कमियां विद्यमान थी। आधिकारिक मात्रा में प्राप्त होने वाले सार्वजनिक चढ़ावे के संदर्भ में यह स्थिति लेखा परीक्षण और उत्तरदायित्व निर्धारण की दृष्टि से गंभीर कमजोरी सिद्ध हुई। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि केवल नकदी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि बहुमूल्य वस्तुओं के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण प्रणालीगत कमियां विद्यमान थी। कौन कर रहा था ये सब? कौन जिम्मेदार था? चंपत राय, महासचिव, प्रबंधक, मैनेजर, सब कुछ राजा मंदिर परिसर के। काउंटरों पर पर्याप्त बहुमूल्य वस्तुओं के लिए रसीद प्रणाली उपलब्ध थी, लेकिन ऐसे मामलों में विसंगतियां परिलक्षित हुई। श्रद्धालुओं को अनौपचारिक माध्यमों से लाया गया और वस्तुएं औपचारिक प्रक्रिया से पृथक रूप से प्राप्त की गई। कौन कर रहा था यह सब? चंपत राय। उनका नाम नहीं है, जिनके नेतृत्व में हुआ उनका नाम नहीं है। उसके बाद दिनांक 20/9/2024 तारीखों पर भी गौर कीजिए, तथा 6/2/25 मतलब अभी से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले और पिछले साल को ट्रस्ट एवं बैंक के मध्य बैठक कार्यवृत्त मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की गई, जिस पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक और अयोध्या श्री गोविंद मिश्रा और ट्रस्ट की ओर से अनिल मिश्रा द्वारा हस्ताक्षर किए गए। ये अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्पष्ट होता है संभावित कमजोरियों, खतरों की पूर्व पहचान की जा चुकी थी, उन्हें रोकने हेतु विशिष्ट सुरक्षा उपाय किए गए थे, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। इसी में आगे है 6/2/25 के एसओपी को स्पष्ट रूप से एसओपी में उल्लिखित था कि गणना प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रामाणिकता बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो ट्रस्ट का होगा और गणना कक्ष में प्रवेश और निर्गमन करने वाले व्यक्ति की नियमित आकस्मिक जांच की जाएगी। जांच में पाया गया कि उपरोक्त उपायों का वास्तविक अनुपालन नहीं हुआ। यह केवल तकनीकी और प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं थी बल्कि जानबूझकर की गई लापरवाही थी, जिससे चोरी गबन की परिस्थिति बनी। मतलब एसआईटी में कहा जा रहा है कि बैंक और ट्रस्ट के बीच जो एसओपी तैयार हुई उसका पालन नहीं हुआ और जानबूझकर यह लापरवाही, जानबूझकर शब्द का इस्तेमाल किया गया कि जानबूझकर की गई लापरवाही जिससे गबन और चोरी की परिस्थिति बनी। इसके लिए कौन जिम्मेदार? चंपत राय। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव कौन? चंपत राय। पूरे मंदिर में एक छत्र राज्य किसका चलता था? चंपत राय का। एसआईटी कर रहा है, लेकिन एसआईटी को लगता है कि कह दिया गया था नाम मत लिखना। भाई चाचा ये तो लिखते इसमें कि ये सब की जिम्मेदारी जिनकी थी वो गैर जिम्मेदारी दिखा रहे थे या क्या कर रहे थे, उनकी भूमिका क्या थी। और आते हैं कुछ पन्नों पर ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या है पूरा मामला। ये आते हम पेज नंबर 6 पर। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि गणना कक्ष में अपेक्षित पर्यवेक्षण या तो प्रभावी रूप से नहीं किया गया या निर्धारित सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित कराने में गंभीर विफलता रही। ऐसी स्थिति में ट्रस्ट की ओर से उपस्थित संबंधित पर्यवेक्षकों की भूमिका की जांच, उनके वास्तविक कर्तव्य उपस्थिति, आचरण, घोर उपेक्षा, सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफलता, संभावित सहूलियत प्रदान करने के दृष्टिकोण से जानी आवश्यक प्रतीत होती है। यहां फिर लापरवाही ट्रस्ट की। काउंटिंग रूम में जो कुछ हो रहा था खेला उस पर नजर नहीं थी, तो किसकी जिम्मेदारी? हालांकि नीचे इसमें अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी एक तरह से तय की गई है कि अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारियों में थे। वित्तीय मामलों में नकदी प्रबंधन के कार्य का पर्यवेक्षण की प्रक्रिया वो कर रहे थे और उनकी गलती तो बताया गया। मिश्रा तलाशी हेतु पूर्व निर्धारित व्यवस्था को शिथिल करने के उत्तरदायी हैं। तो अनिल मिश्रा को तो जिम्मेदारी उस पर तय कर दी गई और अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी थी भी। कई खबरें आई थी कि 125 से ज्यादा मंदिर परिसर में नियुक्तियां अनिल मिश्रा के भाई भतीजे रिश्तेदारों ने की थी। वो लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, ये भी उनके रिश्तेदार थे। जो 6 चोर पकड़े गए हैं, 8 में 6, उनमें से 4 इनके रिश्तेदार दोस्त परिचित थे, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम है चंपत राय। आगे आते हैं। जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि बिना स्पष्ट लिखित आदेश के हुंडियों की चाबियां अथवा पहुंच संबंधित व्यवस्थाओं को रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू कर रहे थे। किसी भी व्यक्ति के पास बिना औपचारिक प्राधिकार के
भेंट चढ़ावा पात्रों की चाबियों की अभिरक्षा होना अधिकृत पहुंच का जोखिम उत्पन्न करता है। गणना प्रभारी होने के नाते हुंडियों की खोलने की प्रक्रिया की निगरानी करने वाले अधिकारी सुभाष श्रीवास्तव इस अनौपचारिक व्यवस्था को जारी रहने देने के लिए उत्तरदायी। सुभाष श्रीवास्तव भी इसमें पकड़े गए। अब सवाल उठता है कि फिर एक जूनियर आदमी को, जूनियर मतलब प्यादा ही कहूंगा, उनकी जिम्मेदारी तय की गई। लेकिन टिन्नू यादव कौन है? टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर रहा, करीबी रहा, बहुत सालों से उनके साथ रहा। बीएचपी और आरएसएस के पुराने रिश्ते हैं और चंपत राय का नियरेस्ट और डियरेस्ट आदमी है। चंपत राय ने कहा भी कि टिन्नू धोखा करेगा, उन्हें भरोसा नहीं था। लेकिन क्या चंपत राय धृतराष्ट्र थे और धृतराष्ट्र हैं कि उनके साथ जो दिन रात रह रहा था आदमी, वो ये सब कर रहा था? और सबसे बड़ी बात, उसके पास चाबियां कैसे थी? इसमें ट्रस्ट में चंपत राय के रहते अगर चाबियां थी, कई जगह लिखा गया है कि उनके पास, जैसे एक जगह और है, प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है कि राम जन्मभूमि मंदिर के गणना कक्ष में गणना के दौरान, नहीं इसको बाद में बताऊंगा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव बिना लिखित औपचारिक प्राधिकार के हुंडियों की चाबियां अथवा पहुंच संबंधित व्यवस्थाओं को नियंत्रित कर रहे थे। तो ये रामशंकर यादव, टिन्नू यादव कैसे कर रहे थे और लगातार कर रहे थे? उनके पास चाबी कैसे थी? वो वहां के सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर रहे थे? उनके पास कोई रिटन ऑर्डर नहीं था, तो बिना किसी रिटन ऑर्डर के वो इतने प्रभावशाली या इतनी पहुंच उनकी हर जगह थी, तो क्यों थी? चंपत राय के दम पर। वरना कोई वजह नहीं है कि कोई शख्स जो अधिकृत तौर पर कुछ ना हो, वो काउंटिंग रूम में जा सकता हो, आ सकता हो, काउंटिंग रूम की उसके पास चाबी है। ये यहां पे लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि इसी वजह से अनुकूल परिस्थितियां पैदा हुई। और और आते हैं, यह अपराध इसलिए संभव हुआ क्योंकि निर्धारित सुरक्षा उपायों का प्रभावी अनुपालन नहीं किया गया। प्रवेश निर्गमन तलाशी, निर्धारित वेशभूषा, निजी वस्तुओं पर नियंत्रण, हुंडीवार गणना, प्रभावी पर्यवेक्षण जैसी व्यवस्थाएं व्यवहार में लागू नहीं थी। ट्रस्ट और बैंक से संबंधित पर्यवेक्षकों, प्रतिनिधियों की उपस्थिति के बावजूद निर्धारित एसओपी, एमओयू, सुरक्षा उपाय प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया और अपराध को रोका नहीं जा सका। कौन जिम्मेदार? अनिल मिश्रा तो जरूर है। अनिल मिश्रा का नाम है चंपत राय। मतलब जो सबसे बड़ा मंदिर परिसर का राजा था, बेताज बादशाह, उसका नाम हर जगह छोड़ दिया। अरे ये 9 पन्ने में अनिल मिश्रा का इतनी बार नाम लिखा, बाकियों का नाम लिखा, एक बार लिख तो देते कि ये कौन शख्स है जिसके रहते ये सब हो रहा था। इसी में गणना प्रक्रिया के शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने का दायित्व निर्धारित एसओपी दिनांक 6/2/25 के अनुसार ट्रस्ट का था। और ट्रस्ट का महासचिव कौन? चंपत राय। बैंक और ट्रस्ट के मध्य इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु सहमति 20/9/24 यानी 20/9/24 पिछले साल 20 सितंबर 24 में गणना कक्ष में आने जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में निर्धारित व्यवस्था को जारी एसओपी में तलाशी के प्रावधान को नियमित रैंडम कराए जाने के इस व्यवस्था को शिथिल किया गया। ट्रस्ट पदाधिकारियों द्वारा संशोधन किन परिस्थितियों में किया गया, गहन चिंतन और जांच का विषय है। शिथिल प्रावधान की वजह से भी के तहत नियमित अंतराल में अथवा रैंडम तलाशी भी नहीं होना प्रकाश में आया। ये क्यों नहीं हो रहा था? ये व्यवस्था किसने शिथिल की? रैंडम तलाशी क्यों नहीं हो रही थी? वहां निगरानी, ऑब्जर्वेशन या रैंडम चेकिंग क्यों नहीं हो रही थी? क्या कर रहे थे चंपत राय? लोग कहते हैं बड़े साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, मंदिर परिसर में ही उनका वक्त गुजरता है, वहीं पास में रहते हैं। कल भी जो कोषाध्यक्ष महोदय थे गोविंद देवगिरी, उन्होंने उनके त्याग, तपस्या, बलिदान और उन सब की शान में कसीदे पढ़ते हुए उनका महिमा मंडन किया। तो ऐसे त्यागी का क्या करे भाई, जो अयोध्या में बैठे हैं, उसी मंदिर परिसर में दिन रात रहते हैं। मंदिर परिसर के बेताज बादशाह है, सारे लोग उनके भर्ती किए हुए 400 निजी सिक्योरिटी गार्ड, वो एजेंसी और उनके लोग चंपत राय के करीबी, और यहां कोई व्यवस्था नहीं थी। और इसमें एसआईटी ने चंपत राय का नाम नहीं लिखा कहीं। ये लिख रहे हैं कि ट्रस्ट के लोगों ने शिथिल कर दी व्यवस्था। तो ट्रस्ट कोई मिस्टर इंडिया तो है नहीं, कोई अदृश्य चीज तो है नहीं, साकार है, 2 पांव से चलते फिरते, जिनका नाम चंपत राय है, जो महासचिव है, जो सारी व्यवस्था सब चीज के वही जिम्मेदार है। नाम नहीं है। अनिल मिश्रा का नाम है, बार बार कहूंगा। अनिल मिश्रा पर इस एसआईटी रिपोर्ट ने उनका नाम डालकर उन पर खास मेहरबानी की है। और अनिल मिश्रा की चोरी, कमीशन खोरी की शिकायतें भी लगातार रही। चंपत राय क्यों छूटे? इसी में है फिर रमाशंकर यादव।
रामशंकर यादव। रामशंकर यादव और टिन्नू मंदिर परिसर के विभिन्न स्थानों पर स्थित हुंडियों की चाबी ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में अपनी अभिरक्षा में रखते थे। इसका कोई औपचारिक प्राधिकार जारी नहीं किया गया। अब सोचिए जरा, टिन्नू यादव किसके आदमी? चंपत राय के करीबी, ड्राइवर, सखा, जो भी थे, चेले जो भी थे, वो जितनी वहां हुंडियां थी जो दान पात्र होते, उसकी चाबियां ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में अपनी अभिरक्षा में रखते थे, अपनी कस्टडी। ये चंपत राय को पता नहीं होगा? चंपत राय को पता होगा ना कि उनके आदमी के पास ये सारी चाबियां, उन्हीं के साथ रहते थे, वो रहते होंगे ज्यादातर वक्त। तो किस अधिकार से चंपत राय ने टिन्नू यादव को इतना पावरफुल बनाया और टिन्नू भी चोरी में पकड़ा गया? कोई इसका ऑफिशियल ऑर्डर क्यों नहीं था? मतलब ट्रस्ट को आप जेबी संस्था की तरह चला रहे थे, जो मर्जी कर रहे थे। देश के राम भक्त करोड़ों लोग हर रोज जाकर वहां चंदा चढ़ा रहे थे। देश के 110-115 करोड़ हिंदू, उनकी भावनाओं का सबसे बड़ा प्रतीक रामलला का वो मंदिर है, उनकी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक। हर रोज इतने लाखों लोग जा रहे थे। कुंभ के समय तो रिकॉर्ड टूट गया चढ़ावे का। और उसके बाद आपने अपने चेले चपाटों को इतनी आजादी दे रखी थी जैसे ट्रस्ट आपकी बपौती हो। और उसके बाद ये एसआईटी, कि आपका ही नाम नहीं लिख रहा, चंपत राय का नाम नहीं लिख रहा इसी में। इस प्रकार के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को औपचारिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही के बिना निर्वहन करना अनुचित है। अरे भाई, तो इनको औपचारिक अनौपचारिक तौर पर ये किसने उत्तरदायित्व दिया? टिन्नू यादव का जिक्र हो रहा है। इसी में है कि इनके द्वारा मनीष कुमार यादव, जो इनके रिश्तेदार हैं, को सिफारिश करके गणना ड्यूटी में लगाया गया, जिससे उसे गबन करने का अवसर हुआ। तो ये कैसे हो रहा था भाई? ये चंपत राय इसके लिए कसूरवार नहीं है, जो मुखिया है वो कसूरवार नहीं है। उसके बाद क्या है, बस मैं चाह रहा था कुछ पॉइंट पढ़िए और देखिए कि सीनियर अधिकारी या पुलिस अधिकारी आईजी रेंज के वो सब समझ के आए होंगे कि क्या खेल हुआ है। बस उन्होंने लिखा नहीं, क्योंकि उन्हें बता दिया गया था कि सब नहीं लिखना। हाँ, ये शायद मैंने बताया, जानबूझकर लापरवाही का। उसके बाद उपलब्ध फुटेज जो लगभग 27/4 से 5/6/26 तक की अवधि की है, गणना कक्ष में बार बार ऐसी घटनाएं दृष्टिगोचर हुई, जिसमें गणना कार्य में लगे कुछ कर्मचारी नोटों की गड्डी और खुले नोटों को अपने वस्त्रों, जेबों, जूतों और अन्य स्थानों में रखकर छिपाते देखे गए। कुछ अवसरों पर अन्य कर्मचारी द्वारा सहयोग अथवा आड़ प्रदान करने के संकेत भी प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट प्रतिनिधियों द्वारा सीसीटीवी से रिकॉर्ड की गई इस फुटेज भी जांच दल को उपलब्ध कराई गई, जिसमें संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देती है। लेकिन फुटेज का परीक्षण यह इंगित करता है कि यह कोई एकाकी अथवा आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि विभिन्न तिथियों पर दोहराई जाने वाली एक निरंतर प्रवृत्ति थी, निरंतर प्रक्रिया, लगातार चोरी हो रही थी। खबर आई कि 40 दिन में 70 बार चोरी हुई। इसी में उल्लेखनीय सीसीटीवी 27/4/26 से फुटेज से 27/4/26 से 5/6/26 की अवधि का उपलब्ध हो पाए। इस अवधि में 70 बार चोरी के दृश्य, मतलब 27/4/26 से देख लो तो 3 दिन पर 8 दिन में 70 बार चोरी। हाँ नहीं सॉरी, इसमें मई भी बीता, 27 अप्रैल से 5 जून तक, मान लीजिए 35 दिन। 37 दिन में 70 बार चोरी सीसीटीवी में कैद है। और ये समझिए कब से सिलसिला चल रहा है और ये कैसे हो रहा था। संलिप्त कर्मियों के बयानों से बैंक खातों से ये धनराशि आय से अधिक होने के स्पष्ट संकेत मिले। उसके बाद क्या है, सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे के रुपयों की गड्डियों और खुले नोटों को हटाते छिपाते मनीष यादव, अविनाश शुक्ला वगैरह देखे जा रहे हैं। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे द्वारा सीसीटीवी फुटेज में अविनाश शुक्ला और मनीष कुमार यादव को धनराशि चोरी करने में सहायता करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ट्रस्ट के प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई फुटेज की जांच में रामाशंकर मिश्रा द्वारा भी गड्डियों को छिपाते हटाते पाया गया। अब ये सब प्यादे लोग ये सब कर रहे थे। चाबी जो हुंडियों की थी वो चंपत राय के करीबी की थी, टिन्नू की। चाबी जिस दरवाजे की थी उस दरवाजे के पीछे चोर थे, चोरों का गिरोह था। वो गिरोह वहां से चोरी करके जूते में, जुराबों में, कपड़े में, जैसे भी जेब में लाता था और लाके बाहर जमीन, मकान, दुकान बना रहा था, खरीद रहा था, गाड़ियां खरीद रहा था। जिसकी सैलरी 15,000 इन हैंड कैश थी, वो आदमी 30 लाख की जमीन ले रहा था, 70 लाख के मकान बना रहा था। लवकुश मिश्रा वैसे ही, अनुकल्प मिश्रा वैसे, बाकी लोग 16 लाख की बरामदगी गोबर से लेकर दराज तक में हो गई। ये सब चंपत राय ने की 4-5 जून के आसपास
एसआईटी जांच के पहले, और चंपत राय का नाम गायब है। बार बार मैं कहूंगा। उसके बाद कुछ और पॉइंट है, हालांकि इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर बैठे लोगों ने अगर तय कर लिया है कि चंपत राय को बचाना है। अनिल मिश्रा का जो जिक्र है, अनिल मिश्रा का उत्तरदायित्व वरिष्ठ पर्यवेक्षणीय स्तर पर परिलक्षित होता है। मतलब निगरानी रखना, ऑब्जर्व करना उनका काम है। उनके संबंध में उत्तरदायित्व इस आधार पर निर्धारित होता है कि उन्होंने सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित नहीं किया, अनुपालन न होने की जानकारी प्राप्त होने के बावजूद पर्याप्त सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की। पता नहीं चैट जीपीटी से हिंदी लिखा है अंग्रेजी को, ऐसी हिंदी टंग ट्विस्टर, सब क्लिष्ट हिंदी मतलब। तो अब अनिल मिश्रा के लिए तो पहले से खबर आ रही थी लगातार। वो महिपाल सिंह ने, एक दीनानाथ जो इंजीनियर थे, उनके हवाले से जो अभिषेक उपाध्याय को इंटरव्यू में कहा, उसमें ये सब बातें आ चुकी है। तो अनिल मिश्रा परिसर में ये लगातार कर रहे थे। इसकी शिकायतें चंपत राय तक पहले भी पहुंचाई गई। उसके बाद भी अगर चंपत राय कार्रवाई नहीं कर रहे थे, तो फिर चंपत, बार बार कह रहा हूं, इसी में है कि बैंक और ट्रस्ट द्वारा गणना प्रक्रिया के संबंध में एसओपी बनी थी। जो एसओपी बनी थी ट्रस्ट की तरफ से, इसके सूत्रधार अनिल मिश्रा थे। ट्रस्ट के सदस्य होने के नाते उनका उत्तरदायित्व था कि एसओपी उनके स्तर पर जारी की गई थी, उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो, लेकिन वो नहीं हुई, वो उदासीन रहे। मतलब एक आदमी, उसकी जिम्मेदारी तय कर रहे हो, और जो आपके करीबी लोग, और आपने जो व्यवस्था की, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें रिपीट होगी। तो बहरहाल, चूंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देंगे, तो जांच रिपोर्ट अगर ऐसे होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी तो नहीं होगा। ये पता चल रहा है, चोर 8 पकड़े गए, ये प्यादे हैं, लेकिन इन प्यादों के ऊपर जिसका हाथ था, जिन्होंने इन प्यादों की नियुक्तियां की थी, जो इस परिसर का पूरा मैनेजमेंट देखते थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनके रहते चोरी हुई, उनके लिए अभी तक क्या हुआ? उन्होंने एफआईआर के बाद इस्तीफा दिया। इस्तीफा उनका कल स्वीकार हो गया, एक औपचारिक ऐलान हो गया। लेकिन क्या यह काफी है? क्या एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए उनके खिलाफ भी, जो व्यवस्था देख रहे थे? क्या एसआईटी रिपोर्ट में कैटेगरिकली पूरी बात नहीं आनी चाहिए कि ये सब किसकी जिम्मेदारी थी? क्योंकि बात यही नहीं है, बात उस पास्ट की भी है, जब 2021 में जमीनें खरीदी जा रही थी, जिसमें 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 10 मिनट के भीतर खरीदी गई। एक लंबी लिस्ट है, संजय सिंह जाकर एसआईटी को रिपोर्ट दे चुके हैं। 2 करोड़ की जमीन 10 करोड़ में, या 2.25 करोड़ की जमीन 4.25 करोड़ में, 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में, ये सब खरीदी गई 21, 22, 23 को। ये लूट, राम मंदिर के लिए जो चढ़ावा आया, दान आया, देश भर में लोगों ने जो चंदा दिया, उस चंदे की रकम का में हेराफेरी का मामला है। आप 2 करोड़ की जमीन अगर 18.5 करोड़ में खरीद रहे हैं, और वो सब दस्तावेजी सबूत है, तो जाहिर है वो भी राम भक्तों के पैसे की एक तरह से हेराफेरी है, लूट है, जो भी है। लेकिन ये सब होता रहा, सबने आंख मूंद करके रखा, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी, किसी ने। और वही नतीजा है कि अब ये चोरी हो रही है। बहुत सारे लोग मानते हैं छोटी चोरी है। छोटी चोरी मतलब है 25-50 करोड़ की हो जाए, कल को पता चल जाए 10-20 करोड़, 25 करोड़, जो भी हो। लेकिन वो जो घोषित तौर पर दस्तावेजी सबूत वाले, इसमें तो अब ये पता चलना भी मुश्किल है। 40 दिन की रिपोर्ट है सीसीटीवी से। अब ये चल रहा था कब से? महीनों से, जब से मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में हुई तब से। तो सवाल उठता है, तब के तो कोई सबूत नहीं है। कैश में जितने पैसे थे वारे न्यारे हो गए, रिश्तेदारों के पास भेज दिए, भाई भतीजे को पैसे दे दिया, क्या किया, कैश कहां बांटा, क्या किया। तो ये कहां तक जाएगी जांच? और उसके सबूत नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके तो सबूत है। जो जमीनें खरीदी गई 9 गुने, 8 गुने, 7 गुनी कीमत पर, तो जांच तो वहां से शुरू होनी चाहिए, पीछे से। उसके लिए अलग से कमेटी बननी चाहिए, या सीबीआई जांच हो, जैसे विपक्ष कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो। उन जमीनों के दस्तावेजों को सामने रखकर वहां से जांच होनी चाहिए कि कैसे 10 मिनट के भीतर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में कैसे बिकती है, खरीदी जाती है ट्रस्ट के द्वारा। और 2 करोड़ भी जिस शख्स ने खरीदा, 2 करोड़ में जमीन, और उसने 18.5 करोड़ में बेचा 10 मिनट में, वो माला माल है। उसके बंगले की तस्वीरें आ रही है आज तक पर और चैनलों पर। बहरहाल, तो देखते हैं क्या फाइनल रिपोर्ट में क्या आता है। इसमें आखिर में ये लिखा है कि चोरी में लिप्त मनीष यादव को गन्ना कार्य में रामशंकर यादव ने लगवाया था। इन तथ्यों से दृष्टिगत इनकी भूमिका भी सामान्य आशय, षड्यंत्र अथवा अपराध को सुगम बनाने की दृष्टि से विवेचना योग्य प्रतीत होती है। अतः अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर के विरुद्ध चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग,
चोरी की संपत्ति रखना, प्राप्त करना, सामान्य आशय, षड्यंत्र और अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाना समीचीन होगा। रमण शंकर और सुभाष श्रीवास्तव के विरुद्ध भी अपराध को सुगम बनाने अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना किया जाना न्यायोचित होगा। और इसी के बाद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन परमादरणीय चंपत राय जी का नाम नहीं है। देखते हैं फाइनल रिपोर्ट में क्या आता है। फिलहाल इन अधिकारियों के निजी तौर पर मैं मानता हूं इनकी कोई गलती नहीं है। अगर एक दायरा खींच दिया गया होगा कि आप किनके नाम नहीं लिखिए, तो उन्होंने वही किया होगा शायद, लेकिन क्या फाइनल रिपोर्ट भी ऐसा ही होगा? नमस्कार।